गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों चीज़ें देख ली थी। अब नेक्स्ट वाला जो है वो है राइबोसोम। तो जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है फ्री फॉर्म में एज वेल एज चेन के फॉर्म में। तो ये राइबोसोम जो है वो दो टाइप्स के सेल जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, उनमें किस तरह से प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम जो प्रेजेंट होता है उसका साइज क्या होता है, और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसका साइज क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। जो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है वो 70S राइबोसोम होता है, और जो यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है वो होता है 80S राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम है ये दो यूनिट्स में डिवाइड होता है, एक स्मॉल यूनिट और दूसरा होता है उसका लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट कौन सा और लार्जर यूनिट कैसा, ये हम लोग देखेंगे। जो 70S राइबोसोम है उस 70S राइबोसोम का स्मॉल यूनिट जो है वो 30S के नाम से जाना जाता है, और जो उसका राइबोसोम का लार्जर यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं 50S राइबोसोम। 30 और 50 दोनों को मिला के बनता है 80, लेकिन यहाँ पे 80 नहीं है, ये स्ट्रक्चर किसका है, 70S राइबोसोम का है जो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो 30S राइबोसोम दिखता है, ये 30S राइबोसोम कौन कौन से चीज़ों से बना है, ये बनता है RNA से एज वेल एज प्रोटीन से। तो कितने अमाउंट ऑफ RNA है यहाँ पे और कितने अमाउंट ऑफ प्रोटीन वहाँ मॉलिक्यूल वहाँ पर प्रेजेंट है वो देखेंगे। जो 30S नाम का स्मॉल सब यूनिट है उस स्मॉल सब यूनिट में 16S RNA प्रेजेंट रहेगा और 21 प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे। ये हो गया 30S राइबोसोम। अब सेकेंड वन इज 50S लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो इसमें क्या होता है, इसमें 23S RNA, कुछ 5S RNA और 34 अमाउंट ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे। सबके टोटल अगर हम लोग करने जाए तो यहाँ पर सबकी टोटल आती है 50S राइबोसोम। अब ये जो स्मॉल सब यूनिट है और लार्ज सब यूनिट है, इन दोनों सब यूनिट को एकजुट करके वहाँ पर एक कंप्लीट राइबोसोम मिलता है। वो कंप्लीट राइबोसोम में एक स्मॉल एक लार्ज सब यूनिट रहेंगे। तो स्मॉल सब यूनिट अलग नहीं है, लार्जर सब यूनिट भी अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ें हैं और दोनों को कुल मिला के बोला जाता है राइबोसोम। तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा 70S राइबोसोम विच इज़ प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग को किस टाइप का कौन से साइज का राइबोसोम मिलेगा, उसमें हम लोग को मिलेगा 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, जिसके स्मॉल सब यूनिट क्या है 30S और जिसका लार्ज सब यूनिट रहेगा हमारा 50S। उसके डिटेल में कोई नहीं जाएगा। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। अब ये जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल कैसा है, इसमें यूकैरियोट में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे उनका साइज रहेगा 80S राइबोसोम। अब इस 80S को भी एक लार्जर यूनिट है, इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं स्मॉलर सब यूनिट में और लार्जर सब यूनिट में। अब जो स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट इज 40S राइबोसोम, एंड जो लार्जर सब यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं 60S राइबोसोम। अब जो 40S राइबोसोम है वो बनता है 18S RNA से और 33 नंबर्स ऑफ प्रोटीन से, और जो 60S लार्जर सब यूनिट है वो बनता है 28 RNA, 5.8 RNA, 5S RNA और 50 टाइप्स ऑफ प्रोटीन से बना रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे 40 और 60 को मिला के इसकी टोटल कितनी होती है, इसकी टोटल होती है हमारी 100। तो जो 100 है उसमें से अगर हम लोग 20 माइनस कर दे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 80S राइबोसोम। जो किसका सब यूनिट है वो है हमारा यूकैरियोट का सब यूनिट। अब स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट को हम लोग मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा 80S टाइप ऑफ राइबोसोम। तो अगर हम लोगों को डिफरेंस पूछता है कि मेन डिफरेंस क्या है राइबोसोम का, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रोकैरियोट में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम के बारे में हम लोगों को इसमें इतना ही देखना है। इसका फंक्शन हम लोगों ने इसके पहले
जो एक लॉन्ग वाला वीडियो देखा था उसमें हमने उसका फंक्शन किया था, आज हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया है। तो ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर दिखता है जिसमें कंप्लीट राइबोसोम लिखा है, स्मॉल और लार्ज, इस तरह का स्ट्रक्चर निकालेंगे हम लोग राइबोसोम के पार्टीशन में। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर याद करेंगे हमारे सेल का। सेल के स्ट्रक्चर में जब हम लोग उसको देखते हैं, यहाँ पे ऊपर में मैंने सेल का स्ट्रक्चर निकाल के रखा है। सेल के स्ट्रक्चर में जब हम लोग देखते हैं वहाँ पर दो मेम्ब्रेन्स होती है। सबसे पहले आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है। उसके अंदर लेबलिंग की हुई हम लोगों को एक सेल मेम्ब्रेन मिलती है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। उसके अंदर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को डॉटेड पोर्शन मिल रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गैलेक्सिसोम, लाइसोसोम्स, इस तरह के सारे स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसी साइटोप्लाज्म में एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप का सेल ऑर्गेनेल रहेगा, जो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में अच्छी तरह से डेवलप हुआ रहेगा, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उन प्रोकैरियोटिक सेल में वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो हम लोगों को सेल में न्यूक्लियस की जगह जो है वो पता चल गई अभी। अब हम देखते हैं उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, मतलब जो न्यूक्लियस है, कंप्लीट न्यूक्लियस, वो कैसे दिखता है। तो हम लोग देखेंगे हमारी दूसरी डायग्राम की तरफ। यहाँ पर न्यूक्लियस का प्रॉपर स्ट्रक्चर निकाला गया है। यहाँ पर हम लोगों को जो आउटर मेम्ब्रेन दिखती है उस आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर और एक मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो दो लाइन दिखती है उसकी आउटर मोस्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसकी इनर मोस्ट जो है उसकी इनर मेम्ब्रेन रहेगी। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में हम लोगों को जो एक जगह दिख रही है बारीक सी, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस मेम्ब्रेन। ठीक है। अब जब हम इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को मिलता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है उसी तरह से न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारा प्रेजेंट रहेगा प्रोटीन्स, मिनरल्स, साल्ट्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी। उसके बाद उसमें प्रेजेंट रहेंगे क्रोमैटिन मटेरियल। अब ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है? तो वो जो लाइंस हम लोगों को दिख रही है जहाँ पे मैंने लिखा है क्रोमैटिन मटेरियल, तो उसी क्रोमैटिन मटेरियल को सेल डिवीजन में जब हमने पढ़ा था तो उसका नाम दिया था क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम के बारे में तो हम लोगों को पता है कि सेल डिवीजन जो होता है वो क्रोमोसोम के बल पे होता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अरेंज करके होता है, न्यूक्लियस को अरेंज करके होता है। उसके बाद क्रोमोसोम मतलब ही हम लोग बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल है जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन होती है वो सारी की सारी प्रेजेंट रहेंगी हमारे क्रोमैटिन मटेरियल में, जिसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, एज वेल एज उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। तो यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर जो है क्रोमैटिन मटेरियल का वो प्रेजेंट रहेगा हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में। अब जब हम इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जाते हैं तो हम लोगों को बिल्कुल उसके अंदर एक छोटा सा राउंड दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या होता है? सबसे पहले तो जो न्यूक्लियोलस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और ये किस किस से बना होता है? ये बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ आरआरएनए, राइबोसोमल प्रोटीन, इन दोनों चीज़ों से ये बना रहेगा। अब यहाँ पे आरआरएनए भी है, राइबोसोमल प्रोटीन भी है, तो वहाँ पे राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, तो उसको न्यूक्लियोलस को हम लोग बोलते हैं साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब जहाँ पर उस चीज़ का फॉर्मेशन होता होगा बायोलॉजिकली, तो न्यूक्लियोलस को ही बोलते हैं हम लोग साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस। अब उसके ही बाजू में जब हम मेम्ब्रेन देख रहे थे, उस मेम्ब्रेन के बीच बीच में हम लोगों को छोटे छोटे राउंड्स दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। अब ये न्यूक्लियर पोर क्या करता है? ये कांटेक्ट बना के रखता है न्यूक्लियस का विथ साइटोप्लाज्म।
क्योंकि इसकी पोजीशन हमने क्या देखी, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो जो अंदर का न्यूक्लियस है उस सेल के अंदर के न्यूक्लियस का बाहर के एरिया के साथ जो भी संबंध बना के रखता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा हमारे न्यूक्लियस का। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा है कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, प्रोकैरियोट में कौन से नंबर का राइबोसोम होता है, यूकैरियोट में किस तरह का राइबोसोम होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमने देखा कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसकी सेल में पोजीशन हमने सबसे पहले देखी, क्योंकि हम लोग सेल को बार बार पढ़ते हैं। सेल में उसकी पोजीशन देखी, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है और किससे बना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे। थैंक यू।